अच्छा बच्चों, आज की आपकी फिर नई क्लास शुरू हो रही है। आप लोगों का हमारी क्लास में अभिवादन एवं नमस्कार। ध्यान दीजिए, हमने सर्वप्रथम क्या बताया था आपको। शुरुआत से जितने आपने मेरे 4 वीडियो देखे होंगे, चारों में जो हमने बताया उसका सार आपको हम पहले बता दें। सर्वप्रथम हमने आपको बताया आव्यूह की परिभाषा बताई। इसके बाद हमने बताया आव्यूह का निरूपण। इसके बाद हमने बताया आव्यूह के प्रकार अर्थात आव्यूह के भेद, ये हमने आपको बताया। इसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी कि संख्याओं के समूह को आयताकार सारणी में परिबद्ध करके लिखना आव्यूह कहलाता है। आव्यूह के निरूपण में हमने बताया था कि आव्यूह को सदैव ABCD अर्थात अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से और इनके अवयवों को स्मॉल अक्षरों से लिखते हैं, ये हमने बताया था। फिर आव्यूह के प्रकार हमने बताए थे। आव्यूह के प्रकार हमने आपको बताए थे पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह या स्तंभ। दूसरा था, पहला ना फिर सुन लिए, ध्यान दीजिए। हमने पहला बताया था आपको क्षैतिज आव्यूह। फिर इसके बाद क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा हमने बताई थी कि क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कम और कॉलमों की संख्या अधिक होती है। फिर हमने आपको बताया था पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह। इसकी परिभाषा हमने आपको बताई थी कि जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति या पंक्ति सदिश आव्यूह कहते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था आपको स्तंभ या सदिश आव्यूह अर्थात ऊर्ध्वाधर आव्यूह। पहले बताया था ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में बताया था हमने कॉलमों की संख्या अधिक और पंक्तियों की संख्या कम होती है। फिर इसके बाद बताया था स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह। इसमें बताया था जिस आव्यूह में केवल एक कॉलम हो उसे स्तंभ या स्तंभ सदिश आव्यूह कहते हैं। फिर हमने बताया था वर्गाकार आव्यूह, तो जिस आव्यूह में पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था आयताकार आव्यूह, तो जिस आव्यूह में पंक्तियों और कॉलमों की संख्या असमान होती है अर्थात कभी बराबर नहीं होती तो उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। फिर हमने बताया था इकाई तस्तमक आव्यूह। इकाई तस्तमक आव्यूह में हमने बताया था कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्णों की प्रत्येक अवयव इकाई हो अर्थात जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्णों का प्रत्येक अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो उसे इकाई तस्तमक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारे भेद बता दिए थे आपको। फिर इसके बाद हमने बताया था आव्यूह की संक्रियाएं। ध्यान देना, हमने इसमें आपको बता दिया था, ये बता चुके हैं हम, A प्लस माइनस B अर्थात दो आव्यूहों का योग या अंतर, ये हमने बताया था। अर्थात दो आव्यूहों का योग व अंतर, ये हमने बताया था, ये बता चुके हैं हम। तो इसमें हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि दो आव्यूहों का योग और अंतर तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हो। अर्थात आव्यूहों का क्रम क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। इसके बाद आया था आव्यूहों का क्रम। इस कोटेशन में आव्यूहों का क्रम क्या होता है? पंक्ति क्रॉस कॉलम, ये होता है। तो जब दो आव्यूहों के क्रम समान होते हैं अर्थात कोटियां समान होती हैं तभी दोनों आव्यूहों का योग और अंतर ज्ञात किया जा सकता है, ये बता चुके हैं हम। A इक्वल B, यदि दो आव्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इससे हमने कुछ अवयवों के मान निकाले थे आव्यूहों के, ये हमने अगली प्रश्नावली में आप लोगों को बता दिया है। आज हम आपको बता रहे हैं दो आव्यूहों का गुणनफल। ठीक, ध्यान देना, विशेष ध्यान देना है आपको। योगफल संक्रियाओं में ये सरल है, A प्लस बी या A माइनस बी अर्थात दो आव्यूहों का योगफल ज्ञात करना है, गुणनफल अंतर ज्ञात करना, ये सरल है। इसमें आपको ध्यान देना है विशेष तौर से दो आव्यूहों का गुणनफल। तो दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है पहले तो ये जानिए आप, ध्यान दीजिए। दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के
कॉलमों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के समान हो, की संख्या के समान हो, अर्थात बराबर हो। समझ में बात आई? दो अवयवों का गुणनफल कब संभव है? आप कैसे जानेंगे कि हम जैसे दो अवयव दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए इनका गुणा करो, तो सर्वप्रथम आप क्या देखेंगे कि दोनों अवयवों का जो हमें गुणनफल ज्ञात करना है, उन दोनों अवयवों में जो पहले अवयव लिखा है उसके कॉलमों की संख्या और जो बाद में अवयव रखा है आपने गुणनफल में उसके पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर हैं, तभी गुणनफल संभव है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम आपको इसका उदाहरण भी बता रहे हैं, ध्यान दो आप। जैसे मान लीजिए हम मान लें, माना कि कोई अवयव ए बराबर ए इक्वल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और एक दूसरा अवयव बी बराबर 1 2 3 4 5 6 ये है, ठीक है। और कह दिया जाए आपसे, कहा जाए ए बी या बी ए ज्ञात करो जो संभव हो। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका नियम भी बन जाएगा और ये आपके सवाल भी, गुणनफल के सवाल हमेशा लग जाएंगे। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, ये आप इससे गुणनफल में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अवयवों गुणनफल में कंफ्यूजन बहुत आता है, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, दो अवयवों गुणनफल, हमारी परिभाषा से आइए, दो अवयवों गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव के कॉलमों की संख्या, तो अब ध्यान दे दीजिए आप, दो अवयव हैं, हमें ए बी ज्ञात करना है, लिखा है साफ, ए पहले है और बी बाद में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा पहला अवयव होगा, जो लिखा है ना पहले अवयव के कॉलमों की संख्या, तो ए हमारा पहला अवयव होगा, और बी दूसरा अवयव, दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या, अर्थात ये हुआ हमारा दूसरा। जैसे हमें ए ज्ञात करना है ए बी, तो हमने ए लिखा और यहां लिखा ए, इसके अवयव लिख दिए, अवयव लिखने के बाद इसका क्रम लिखेंगे, अवयव लिख दिए, क्रम चूंकि देखना है हमें कि पहले अवयव कॉलमों की कॉलम चाहिए हमें, तो हमें यहां इसका क्रम लिख दिया, क्रम कितना है 3 क्रॉस 3, बी बराबर 1 2 3 4 5 6, इसका क्रम कितना है 2 क्रॉस 3 है। तो अब आप देखिए, ए के कॉलमों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है, समझ में आ रहा है, ए के कॉलमों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है, अतः ए बी संभव नहीं है। आप तुरंत याद लिख देंगे, ए के कॉलमों की संख्या, ए के कॉलमों की संख्या डज नॉट इक्वल बी के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है, अतः ए बी संभव नहीं है, अतः ए बी संभव नहीं है, अर्थात हम ए बी ज्ञात नहीं कर सकते। अब आगे आ जाइए आप, ए बी के लिए हो गया, जैसे ए बी लिखा है तो आप पहले ए लिख लेंगे, इससे आपको आसानी रहेगी क्रम मिलाने में और गुणा करने में भी, और फिर इसके बाद बी लिखा है, हमने बी लिख लिया, ए बी के लिए चले थे हम, तो यहां हमने लिख दिया ए बी इंप्लाइज दैट। अब इसके बाद आगे, ठीक है, तो ए बी ज्ञात कर देखा हमने कि इस प्रकार से हम दो अवयव दिए हैं, गुणनफल हमें ज्ञात करना है, तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा कि ए बी हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब ए के कॉलमों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के समान हो, तो हमने देखा कि इसमें नहीं है ऐसा, जब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ए बी संभव नहीं है। अब हम बी ए के लिए आएंगे, तो अब बी पहले है, देखो ध्यान से, ये स्टेप है, तो पहले बी है, तो हम यहां लिखेंगे बी ए, अब यहां हम पहले बी अवयव लिख देंगे, बी अवयव हमने लिखा,
तो बी आव्यूह के अवयव लिख दो, 1 2 3 4 5 6। फिर बी आव्यूह, ए आव्यूह है, ए आव्यूह लिख देंगे यहां C D E F G H I। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब इसका क्रम लिखेंगे हम। तो यहां क्या लिखा, 2 क्रॉस 3, इसका क्रम 3 क्रॉस 3। अब ध्यान दीजिए आप, फिर वही चीज, हमें BA ज्ञात करना है। तो B के कॉलमों की संख्या कितनी है, 3 है। A के कॉलमों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं, B के कॉलमों की संख्या बराबर या इक्वल A के पंक्तियों की संख्या इक्वल 3। अतः BA संभव है। ठीक है, अब देखिए AB संभव नहीं था, परंतु BA क्या हो गया, संभव हो गया। कोई प्रॉब्लम। अब हम आगे चलेंगे। जब BA संभव है तो अब हम BA ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। BA कैसे ज्ञात करेंगे, BA बराबर, ध्यान दीजिए, आप दोनों स्थितियां ले सकते हैं। गौर करिए, हम दोनों आव्यूह में किसका प्रयोग कर चुके हैं, हम प्रयोग कर चुके हैं इसके कॉलम और इसकी पंक्ति का प्रयोग कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें किसका प्रयोग करना बाकी है, इसकी पंक्ति लें और इसका कॉलम। इसकी पंक्ति लेंगे, पंक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसकी पंक्ति क्या है, ये है। इसका कॉलम क्या है, ये है। तो इसकी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का इसके, ठीक है, इसकी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का दूसरे आव्यूह के प्रत्येक कॉलम के संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल का एक अवयव बनेगा। ध्यान दीजिए, जो हमने बताया वही करके दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने इसकी पंक्ति ली है, पहली पंक्ति लिया, ये तीनों कॉलम लेंगे हम पहली पंक्ति के साथ में, तीनों प्रत्येक का संगत। अब जैसे ये हमारी पहली पंक्ति है, इसको हम R से लिख दिया, ये 3 कॉलम है, C1 C2 C3। तो हम पहले R1 C1, फिर R1 C2, फिर R1 C3। कॉलम है तो खड़े लेंगे, पंक्ति है तो क्षैतिज लेंगे, और संगत अवयव लेंगे। जैसे इसकी पंक्ति का पहला अवयव तो इसके कॉलम का पहला अवयव 1 into A, प्लस दूसरा अवयव तो कॉलम का दूसरा अवयव 2 into D, प्लस तीसरा अवयव तो तीसरा अवयव प्लस 3 into G। ठीक है, इसी प्रकार पहली पंक्ति पहला कॉलम हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम कीजिए R2C के लिए, देखिए कितना है, 1 into B। ठीक है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, अब पहला कॉलम ये कर दें हम, R2 कर दें, या इसे लिखना है, एक मिनट यार, थोड़ा ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला कॉलम पहली पंक्ति हो गया। अब पहला कॉलम दूसरी पंक्ति कर दीजिए, इसको R2 के साथ में, पहले कॉलम का इसके साथ किया, कितना आया, 4 into A, प्लस 5 into D, प्लस 6 into G। ध्यान दिया, पहला कॉलम लिया हमने, पहले कॉलम का पहली पंक्ति के साथ गुणा किया, एक अवयव बना, फिर पहले कॉलम का दूसरी पंक्ति के साथ गुणा किया, एक अवयव बना। आप चाहे ऐसे कर, ध्यान दीजिए आप हमारी प्रक्रिया का, 2 प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। आपका इरादा हो तो पहले, जैसे मान लीजिए ये हम लेंगे R1C, तो R1 को आधार मानकर चल रहे हैं, तो फिर हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 स्थितियां बता रहे हैं हम आपको, फिर बार बार बोल रहा हूं, ध्यान देना, इसमें गुणनफल में विशेष ध्यान देना। अब हम जैसे मान लीजिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, फिर समझिए हमें BA ज्ञात करना है, तो BA ज्ञात करने में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसके और इसके ये अवयव समान है कि नहीं, B के कॉलम और एक पंक्ति समान है या नहीं। यदि समान है तभी ये गुणनफल संभव है, हमने BA लिख दिया। अब देखो ध्यान से, B पहले है तो B के हमने किनका प्रयोग नहीं किया, पंक्ति का प्रयोग नहीं किया, और इसमें इसके कॉलम का प्रयोग नहीं किया, तो हमको इसके कॉलम लेने हैं और इनकी पंक्तियां लेनी है। तो अब मान लीजिए हमने पहले R1 पंक्ति ले ली, R1 पंक्ति का आप चाहें
R1 पंक्ति का यदि आप चाहें तो C1 में पहले गुणा करके लिख दिया, फिर R1 का C2 में गुणा करके लिख सकते हो, फिर R1 का C3 में गुणा करके लिख सकते हो, और तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसे कर सकते हो। C1 हमने आधार ले लिया, जब हमने C1 को लिया कांस्टेंट तो फिर C1 में रखेंगे। देखो जैसे हमने लिखा C1 के लिए, C1 लिया तो C1 का पहले R1 में गुणा किया, 1 इंटू A प्लस 2 इंटू D प्लस 3 इंटू G, ये लिख दिया। फिर इसके बाद कॉलम में रख रहे हैं, हम कॉलम बना रहे हैं ये। अब फिर C1 का R2 में गुणा किया तो 4 इंटू A प्लस 5 इंटू D प्लस 6 इंटू G, ये देखो लिखा है। अब अगर कोई तीसरी पंक्ति यहां होती तो फिर इसका गुणा उस तीसरी पंक्ति में R3 में करते और यहां नीचे रख देते, ठीक है। और तुम्हारा इरादा हो तो ऐसे कर सकते हो, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करोगे दूसरे कॉलम में तो ऐसे लिखोगे 1 इंटू B प्लस 2 इंटू E प्लस 3 इंटू H, फिर इसका गुणा इसी प्रकार इसमें कर दीजिए आप, 4 इंटू B प्लस 5 इंटू E प्लस 6 इंटू H, ठीक। अब इसी प्रकार C3 का R1 में तो 1 इंटू C प्लस 2 इंटू F प्लस 3 इंटू I, फिर 4 इंटू C प्लस 5 इंटू F प्लस 6 इंटू I, ये गुणनफल हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? ध्यान दीजिए फिर दोबारा गुणनफल में। अब इस बार तुमको हम एक ही जो हमने लिख दिया है वही समझा देंगे। हमने क्या किया, हमने सर्वप्रथम देखा कि हमें 2 अवयव दिए हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि ए बी ज्ञात करना है, तो हमने पहले यहां लिखा था ए बी, जो मेट दिया है हमने ए बी लिखा था, तो पहले हमने ए अवयव रखा था और बी अवयव रखा था, दोनों के क्रम लिखे थे। हमने देखा था कि ए के कॉलमों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के समान नहीं है, अतः ए बी संभव नहीं है। अब इसके बाद बी ए का नंबर आया तो हमने बी ए लिखा, तो पहले बी अवयव था तो हमने बी का मान रखा, फिर ए अवयव था तो हमने ए का मान रखा। अब इनके क्रम लिखे 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। अब देखा हमने कि बी के कॉलमों की संख्या ए के कॉलमों की संख्या के बराबर है, अतः ए बी ए संभव है। अब जब बी ए संभव है तो हमें बी ए गुणा करना है, तो गुणा करने में देखो हमने क्या लिखा है वही तुमको सीधे बता रहे हैं। हमने क्या किया, हमने देखा कि इसकी पंक्ति नहीं ली गई और इसके कॉलम नहीं लिए गए, तो हम क्या करेंगे, इसके प्रत्येक कॉलम का इसके प्रत्येक पंक्ति में गुणा करेंगे और क्रमबद्ध नीचे की ओर रखते चले जाएंगे। जैसे हमने C1 लिया तो C1 का गुणा पहले R1 में किया और संगत अवयवों का, 1 के साथ A का, 2 के साथ D का, 3 के साथ G का। क्यों? क्योंकि ये पहला है तो ये C1 का पहला है, ये R1 का दूसरा है तो ये C1 का दूसरा है, ये R1 का तीसरा है तो ये C1 का तीसरा है। ये संगत अवयव हो गए, इनके गुणा करके हमने बीच में प्लस का निशान लगा दिया। फिर C1 का गुणा R2 में किया तो फिर देखिए ये R2 का पहला अवयव है, C1 का पहला अवयव है, R2 का दूसरा अवयव है, C1 का दूसरा अवयव है, R2 का तीसरा अवयव है, C1 का तीसरा अवयव है। देखिए इसे हमने लिखा है। इसी प्रकार C2 का क्रम से इन दोनों में गुणा किया, ये लिखा, C3 का क्रम से इन दोनों में गुणा किया, ये लिखा। अब हमने इन जैसे हमने गुणा कर दिया, क्योंकि हमारे एक अंक में एक व्यंजन में, इसलिए हमारा आंसर तो इतना ही हो जाएगा इसके आधार में। परंतु आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, यदि गुणा हो रहा तो इनका गुणा कर देंगे हम और उनका योगफल निकाल के जो आएगा वो अवयवों के रूप में रख देंगे। यही हमारा गुणनफल होगा अवयव का। कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब इसके बाद आगे चलो, अब हम तुमको गुणा करना बताएंगे। ये आपको अपने नियम के उसमें आप लिख लोगे तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जो हमने आज आपको बताया ये गुणन, इसको आप अपने नियमबद्ध तरीके से एक जगह इनको उतार लें और इसके बाद 1-2 दिन में आप देखते रहें, योगफल और अंतर आप कर ले जाएंगे, लेकिन गुणनफल में आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं कि आप इसे कंटिन्यू ध्यान देना और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके लिए हम आपको क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, देखो ऐसा है, हम आपको एक एनसीईआरटी बुक की पूरी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी आपको हमारे वीडियो में, तो उससे आप सवाल अपना हल कर लिया करेंगे। ठीक है, और जो दिक्कत हो हमें बता देना। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आप प्रश्नावली में आ जाए। देखो हमने आपको अवयव का गुणनफल समझाया, अवयव का योगफल आपने सीखा, अवयव का अंतर सीखा है। तीनों संक्रियाएं आपकी हो गई। ठीक है, हमने 3 संक्रियाएं बताई आपको,
दो अवयवों का योगफल, दो अवयवों का अंतर, दो अवयवों का गुणनफल। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आप कुछ प्रश्न देखिए। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप, किसी एक अवयव, किसी अवयव का किसी एक सदिश, एक अदिश से गुणन। आप ये एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अवयव एक ए दिया है हमें और यहां लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आपसे कोई कहे के ए ज्ञात कीजिए, के ए का मान बताओ, आपसे ये कहा जाए, ठीक है, ध्यान देना आप। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये है अदिश, ये अदिश है के एक अदिश है, ए एक अवयव है, ए एक अवयव है और के एक हमारा अदिश हो गया, ठीक है। तो इसका गुणन हम आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, आप लिखेंगे के ए इक्वल के का इसके प्रत्येक अवयव में आपको गुणा कर देना है, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के जी, के एच, के आई, ठीक है। प्रत्येक अवयव में आपको इसका गुणा कर देना है। तो ये हो गया इसका मान, अर्थात किसी अवयव की किसी एक अदिश राशि से गुणन। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 3a का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, ठीक है। तो ये हो गया किसी एक अवयव का किसी एक अदिश से गुणन। अब आप प्रश्न देखिए थोड़े से, और उनमें आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए a इक्वल 2 4 3 2, b इक्वल 1 3 - 2 5, c इक्वल -2 5 3 4, -2 5 3 4। तो आपको निम्न मान ज्ञात करने हैं। जैसे फर्स्ट है a + b, सेकेंड a - b, थर्ड 3a - c, फोर्थ ab और फिफ्थ ba, ये ज्ञात करने। तो आप ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं ये दो अवयवों के योग की संक्रिया है, ये दो अवयवों के अंतर की संक्रिया है, ये पहले अवयव के 3 का अदिश गुणन और इसके बाद c का घटाना, इसकी संक्रिया है, ये गुणन की संक्रिया है, ये भी गुणन की संक्रिया है। तो आप देखिए ये तो कर लेंगे आप, जैसे a + b आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, आप सीधे a + b को जोड़ देंगे। देखा, a का ये अवयव, b का ये अवयव, पहला तो 3 7 1 7, ये a + b हो गया। a - b, a से b में घटाएंगे, 2 - 1 4 - 3 3 - -2 2 - 5, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 5 और -3, इतना आ जाएगा a - b। अब 3a - c बोल रहा, तो पहले आप कैसे लिखेंगे, थर्ड पार्ट आपको हम करके बता रहे हैं, 3a - c। तो आप क्या करेंगे, 3 का a में गुणा है तो 3 का गुणा कर दीजिए आप, -c। अब हल कीजिए आप, 6, देखिए ऋण का निशान लगा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले का पहले के साथ अंतर, ये अवयव माइनस ये अवयव। देखा, 12 - 5, ये हमने देखो क्या किया, दूसरा अवयव 3 6 माइनस, हल कर दीजिए आप इसको, ये आपका आंसर हो गया। नहीं, यहां 2 बचेगा, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है।
इस प्रकार से आप यहां तक कर लेंगे। ए बी बी ए में हम आपको एक बता दें गुणनफल में दोबारा, तो ध्यान दीजिए आप, ए बी बी ए में हम आपको कौन सा बता दें, हम आपको बी ए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए बी ए हमें ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए हमें बी ए ज्ञात करना है। बी ए के लिए आप पहले क्या करेंगे, बी आव्यूह लिखेंगे, 1 3 -2 5, इसका क्रम लिख दिया हमने। फिर ए आव्यूह लिखेंगे, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, इसका क्रम लिख दिया। तो आप ध्यान दीजिए, इसके कॉलम, पहले आव्यूह के कॉलमों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो बी ए संभव है। खुद कह रहा बी ए ज्ञात कर, तो बी ए संभव है। अब हमें गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पंक्तियां और इसके कॉलम। तो हमने यहां लिख दिया इसे R1, 2 पंक्तियां हैं, यहां लिख दिया R2, इधर C1, इधर C2 दर्शा दिया हमने। आप इसके कॉलम लेंगे और इसके, ठीक है। आप जानते हैं जब आप कोई गुणा करते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई गुणा करना है तो आप पहले क्या करते हैं, इस 6 का इससे गुणा करेंगे। यही नियम हम आपको लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे आव्यूह, जैसे दूसरे आव्यूह ये है, दूसरा आव्यूह हुआ है, तो हम इसको आधार लेके चल रहे हैं और इनके साथ गुणा कर देंगे। आपका इरादा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे आधार ले लें और इनमें गुणा करें, तब भी आ जाएगा। तब आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा 36 लाइनों में, ठीक है। और अगर ऐसे चलेंगे आप, तो आप ऊर्ध्वाधर लाइनों में रखें, जैसे हम बता रहे हैं आपको। कैसे लिखेंगे आप, ध्यान दीजिए, इस C1 का गुणा R1 में, R1 C1 1 × 2 + 3 × 3, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ। फिर ये हो गया, देखो R1 का C1 में। अब C1 का R2 में, तो -2 × 2 + 5 × 3, देखो इसका भी हो गया, ठीक है। अब नंबर आता है C2 का, तो अब ये हम छोड़ देंगे, अब दूसरी लाइन में आ जाएंगे। C2 को लिया, तो C2 को हमने R1 के साथ गुणा किया, 1 × 4 + 3 × 2, 1 × 4 + 3 × 2, फिर -2 × 4 + 5 × 2, ठीक है। अब इसे हल कर दीजिए आप, 2 और ये 9 और 9 में +2 कर दिया, 11 आया। 4 + 6, 4 + 6 कितना हुआ, 4 + 6 10 हो जाएगा। फिर -4 और +15, -4 + 15 11 हो जाएगा, ठीक है। -8 + 10 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए समझ में ना आया, और देखो हम फुट कर करके आपको बता दें, 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 तिहाई 15, 2 दू चौक 4 दूनी 8 और +10, ये लिख गया। अब आप अगली लाइन में जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 11 10 11 2, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। यदि 2 आव्यूहों गुणनफल ज्ञात करना है तो इस प्रकार से आप गुणा ज्ञात करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब आज के लिए आपको इतना ही कार्य हम दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, नमस्कार।